हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले कल हिंदी व्याकरण से संबंधित, खास तौर से वर्णमाला से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि हिंदी का आखिरकार बेस क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, हिंदी शब्द या हिंदुस्तान शब्द या हिंदू शब्द किसके द्वारा दिया गया है। इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। उसी क्रम में आज जो है ये अगला पार्ट है, यानी भाग 2 वाला पार्ट है। ये पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे आपका जीआईसी मुख्य परीक्षा हो या फिर यूपीएसआई का पेपर हो या लेखपाल हो या टीजीटी पीजीटी या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसके अंतर्गत सामान्य हिंदी करके सिलेबस होता है, वहां पर वर्णमाला से संबंधित कम से कम ये मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन तक आपको मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो वीडियो को लास्ट तक देखें तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। और इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के लास्ट में और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक जो है मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि समय कम है। चाहे एसआई की बात करें हम या फिर जीआईसी मेंस की बात करें, दोनों की में ही जो है टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और इतने कम समय में किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका चयन जो है सुनिश्चित हो सके। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, जीआईसी हो, एसआई या लेखपाल या ऑल कॉम्पिटिटिव, सभी की जो है तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ आप जो है टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो आज हम बात करते हैं वर्ण परिचय की। लेटर्स, वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अर्थात वर्ण जो है भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। ठीक है, वर्ण जो है, जो भाषिक, जो मैं भाषा बोल रहा हूं, ध्वनि के लिखित रूप होते हैं और सबसे छोटी इकाई होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। मेंस हो या प्री, दोनों जगह ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए जल शब्द दिया हुआ है और कह रहा है कि जल में कितने वर्ण शामिल है। तो जल में देखो 4 वर्ण शामिल है। इस तरीके से ये व्यंजन हो गया, आधा आधा ज, नीचे हलंत यानी व्यंजन। उसके बाद में कंप्लीट आ, स्वर जो है कंप्लीट होते हैं, व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं। और इसके बाद में आधा ला यानी कि नीचे हलंत, और उसके बाद में कंप्लीट आ। अब ये जो है 1 2 3 4, इन 4 वर्णों को मिला करके आपका शब्द बना है जल। तो इन्हीं वर्णों को जो है अक्षर भी कहा जाता है, ध्वनि भी कहा जाता है, और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जा है, आ है, फिर ला है, फिर आ है। अब इनके टुकड़े किए जाए तो इनके टुकड़े जो है नहीं हो सकती है। अपने आप में सबसे छोटी इकाई है, इसीलिए इसे सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हिंदी में मूल वर्णों की जो संख्या है, मूल, वो 44 है। और टोटल कितने हैं हिंदी में? 52 वर्ण हैं। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44, और टोटल कितनी है, तो 52। इसके बाद हम बात करेंगे शब्द किसे कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को जो है शब्द कहा जाता है। याद रखना, वर्णों के सार्थक। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है सार्थक। कई बार क्वेश्चन में आता है कि शब्द क्या है। अब 4 ऑप्शन दिए होते हैं। वर्णों के समूह को, इस तरीके से शुरू में ही दिया होता है वर्णों के समूह को, और बस हमें यही आंसर मिल जाता है, इसी को हम टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है। यहाँ पे इस शब्द पर विशेष ध्यान देना है। अगर आपने सार्थक, अगर मेंस में आ जाए कि शब्द किसे कहते हैं और आपने सार्थक नहीं लिखा है, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, और शब्द का मतलब यही होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जल है, जल का अर्थ है अपना एक, जिसे पानी कहते हैं, नीर कहते हैं। ठीक है, राम है, किसी का नाम है ये, तो इसका पूरा जो है सार्थक है, क्योंकि इसका एक अर्थ है। कमल है, अब मान लीजिए कमल को हमें पता है फूल का नाम है ये, और इस तरीके से मकल कर दिया मैंने। देखिए ये भी शब्द ही बना है, लेकिन ये सार्थक नहीं है। सार्थक इसलिए नहीं है कि मकल का कोई अर्थ नहीं है। इस वजह से सार्थक शब्द को जोड़ना शब्द की परिभाषा में बहुत अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं वाक्य क्या होते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, ठीक है। और हमने जो है शब्द में क्या पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक, वर्ण जैसे जा है, ला है, ये मिल करके वर्ण है, ये मिल करके शब्द बनाते हैं। और शब्द
मिल करके आपस में क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं पूरा। तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। जैसे पूरा वाक्य है, राम जाता है, मोहन पढ़ रहा है। अब ये देखिए दोनों ही जो सेंटेंस है ये सार्थक है, यानी इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। राम जाता है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। अगर इसी को मैं इस तरीके से कह दूं कि है जाता राम, देखिए सेंटेंस ये भी है लेकिन ये सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ भी सही तरीके से अर्थ नहीं निकल पा रहा। समझने के तौर पे हमने समझ लिया लेकिन ग्रामर की दृष्टि से ये पूरी तरीके से गलत सेंटेंस है। मोहन पढ़ रहा है बिल्कुल सही सेंटेंस है, यानी सार्थक है। सार्थक शब्द पे विशेष बल देना है, याद रखना। अगर आपने सार्थक नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब ये व्यवस्थित किस तरीके से देखा होगा, जब वर्णमाला लिखी जाती है तो सबसे पहले जो है स्वर लिखे जाते हैं, ये वाले छोटा आ बड़ा आ इस तरीके से। फिर इसके बाद में व्यंजन लिखे जाते हैं, का खा गा घा, ये सब क्या है, व्यंजन है। और उसके बाद में अंत्यस्थ, और फिर इसके बाद में ऊष्म, और उसके बाद में संयुक्त। ये लिखने का क्रम है और इसी क्रम में ही वर्णमाला लिखी जाती है, यानी व्यवस्थित समूह हो गया। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। भाषा क्या होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा क्या है। तो भाषा जो है वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे जो मैं मुख से बोल रहा हूं हिंदी, तो ये क्या है, भाषा का हमेशा मौखिक रूप होता है। और लिपि का किस तरीके से होता है, लिखित। मौखिक का मतलब मुंह से जिसका उच्चारण हो, और लिखित का मतलब लिखने के माध्यम से जिसे हम इंगित करते हैं, वो लिपि कहलाती है। फिर है देखिए वर्णों का वर्गीकरण। 3 रूपों में मुख्यतः वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। उच्चारण स्थान यानी किस वर्ण का उच्चारण हमारे मुख से, जिह्वा से, नाक से, कहाँ से, उसका गले से कहाँ से उच्चारण होता है, इस आधार पर। फिर दूसरा है वायु संवेग के आधार पर, यानी किसके उच्चारण में वायु का घर्षण होता है, किसके उच्चारण में वायु का जो है कम प्रेशर होता है, किसमें ज्यादा होता है, इन सब चीजों के आधार पर। और तीसरा है तारत्व, ठीक है। तारत्व का मतलब होता है पिच। साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि महिला और पुरुष दोनों में से किसमें तारत्व यानी कि पिच ज्यादा होती है। ये हम लोग अक्सर पढ़ते हैं महिलाओं में ज्यादा होती है। जहां ज्यादा पिच होगी वहां आवाज जो है पतली हो जाती है, और कम पिच है तो आवाज मोटी होती है। इसीलिए पुरुषों की आवाज मोटी होती है क्योंकि पिच कम होती है, और महिलाओं की आवाज पतली होती है क्योंकि पिच ज्यादा होती है। तो इस आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। नंबर पे ये वाला उच्चारण स्थान के आधार पर, अब यहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी वर्णमाला की। संपूर्ण वर्णों को 2 रूपों में विभाजित किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। कौन कौन से? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इन 2 रूप में जो है इसे विभक्त किया गया है। जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी मेंस वाला जो एग्जाम है वो 19 दिसंबर में है, और एसआई वाले सभी को पता है कि 12 नवंबर से स्टार्ट है, दिसंबर तक चलेंगे। अगर आपको कंप्लीट नोट्स की आवश्यकता है, हिंदी के कंप्लीट नोट्स, जिन्हें मात्र 10 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ नोट्स ही नहीं, नोट्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, क्योंकि मैंने गूगल मीट में पूरी क्लास कराई थी हिंदी की, तो वो क्लास भी आपको मिल जाएगा। उसका लिंक दे दिया जाएगा, प्राइवेट लिंक है वो, तो उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो मेरा नंबर है तो उसमें जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल रिसीव नहीं कर पाता, और आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि समय को बचाने के लिए एक अच्छा तरीका होता है कि हमें सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जीआईसी में सभी को पता है सब्जेक्ट जो जिसका कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है, साथ ही साथ एस्से वाला पार्ट भी करना है, निबंध वाला उसे भी कंप्लीट करना है, और हिंदी पूरी तरीके से लिखित में है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव तरीके से है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सब पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव तरीके से ही है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा 2 तरीके से। तो पहला है स्वर वर्ण। स्वर का अर्थ होता है स्वतंत्र। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप, चाहे साई हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो बीपीओ कोई सा एग्जाम हो, ठीक है। तो स्वर का जो अर्थ है पर्टिकुलर वो होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र इसलिए होता है किसी के बंधन में नहीं होता, और इसका जो उच्चारण है
वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, इस वजह से इसे स्वर कहा गया है। अर्थात जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, यानी स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है, जबकि व्यंजन को स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। टोटल स्वरों की संख्या जो लिखावट की दृष्टि से लिखने के हिसाब से 13 होते हैं, लेकिन जो मेन है, मूल रूप से जो स्वर हैं वो 11 हैं, और उच्चारण जब उनका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण की दृष्टि से टोटल जो स्वर है वो 10 हो जाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इसके बाद छोटे बड़े नहीं होते क्योंकि सबकी ध्वनियां अलग अलग हैं। ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा, ये इस तरीके से जो है ये टोटल लिखने के हिसाब से ये 13 स्वर होते हैं। अब बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पर जब इनका उच्चारण होता है जो है इनकी संख्या 10 हो जाती है। तो उच्चारण में ये वाला जो है री वाला, इसे हम छोड़ देते हैं, ये वाला उच्चारण में से काउंट नहीं करते। वैसे मूल स्वर यानी टोटल जो स्वर माने गए हैं 11 माने गए हैं। लास्ट में ये जो लिखा है अयोग वाह, ठीक है, ये जो है स्वर में भी स्टपनी है, ये स्वर में भी काउंट होते हैं और व्यंजन में भी, दोनों रूपों में इनका उच्चारण होता है। यानी जहां जरूरत है वहां स्वर में यूज कर लेते हैं, जहां जरूरत है वहां व्यंजन पर भी इन्हें यूज करते हैं। तो इस वजह से इन्हें स्वर नहीं माना जाता कंप्लीट रूप से। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा, यहां तक ये 11 स्वर हुए, और 11 में से ये री वाले को उच्चारण में काउंट नहीं करते तो ये 10 हो जाते हैं। ठीक है, शुद्ध पढ़ने का तरीका इसका आ यानी 2 मात्रा है इसमें, ये छोटा है ये बड़ा है, बड़े की 2 मात्रा, ये छोटा ये बड़ा, ये इस तरीके से। तो जिसकी 2 मात्रा होती है उसमें उच्चारण का जो समय है वो दुगना लगता है। हमने इसे पढ़ा आ, इसे पढ़ेंगे आ, ई, ऊ, यानी 2 बार का देखिए समय लगता है। री हमेशा छोटा होता है, ये बड़ा नहीं होता कभी भी, री ऋषि वाला। बाकी इधर सब बड़े बड़े, सबकी जो है 2-2 मात्रा इनकी होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि स्वर के मुख्य रूप से 2 और टोटल जो है 4 भेद होते हैं। स्वर के मेनली जो है 2 होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व यानी लघु, और दूसरा होता है दीर्घ। ह्रस्व का मतलब लघु भी होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहा जाता है। ठीक है, ये मेंस में भी इसी तरीके से लिखने को आता है कि लघु स्वर किन्हें कहा जाता है। परिभाषा दे करके उदाहरण सहित समझाइए। तो हमें यही लिखना होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4, याद रखना 4। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है और इनकी एक मात्रा होती है। कौन कौन से हैं 4? वो ये रहे, छोटा आ, इसलिए मैं छोटा बड़ा करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपके समझ में आए कि छोटा का मतलब एक मात्रा और छोटा का मतलब कम समय जिस पे लगता है। ठीक है, बाकी इनके उच्चारण में कहीं भी ऐसा छोटा वोटा नहीं लिखा है, मैं सिर्फ पढ़ाने और समझाने की दृष्टि से ऐसा बोल रहा हूं। बाकी इनका जो शुद्ध उच्चारण है वो इसी तरीके से अ, ई, उ, री, बस ये है इसका शुद्ध उच्चारण। लेकिन आ और आ में अंतर नहीं समझ में आता, इस वजह से छोटा बड़ा करके पढ़ने के हिसाब से, ताकि आपको समझ में आ जाए, पढ़ाने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो देखिए 4 होते हैं और ये मूल स्वर है, याद रखना मूल स्वर कितने होते हैं? 4, यही है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। साथ ही साथ ये वाला भाई बहुत ज्यादा आ रहा है, खासतौर से एसआई या लेखपाल या वीडियो बीपीओ में या जनरल कंपटीशन में, कि निम्न में से शहीद वर्ण किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन दिए होते हैं, शा, फिर ये वाला सा, फिर आ और ई। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बोले शहीद, उल्टा क्वेश्चन को उल्टा समझ लेते हैं। क्या सोचते हैं कि ये कह रहा है कि शहीद वर्ण किससे मिलकर के, यानी कहां से स्टार्ट होता है, और इसे जो है सही लगा देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आ को जो है शहीद वर्ण कहा गया है। अब शहीद का मतलब क्या होता है? जो कुर्बानी दे दी हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने, अगर मुझे जा लिखना है ये वाला कंप्लीट, तो कैसे लिखेंगे? जा यानी कि व्यंजन और स्वर। अब ये देखिए छिपा है इसमें जो है ये आ छिपा है, ये दोनों से मिल करके बना, छिपा हुआ है, दिखाई नहीं, इस पे कुर्बान हो चुका है, ये शहीद हो चुका है, तब जा करके जा का शुद्ध उच्चारण हो पाएगा। अदरवाइज अगर आधा जा लिखा है इस तरीके से व्यंजन के रूप में, तो इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो इसी वजह से इसे शहीद वर्ण कहा गया है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा जो
मुख्यतः वाला है वो है दीर्घ स्वर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है और उनकी कुल संख्या 7 में टोटल 11 है स्वर। तो 4 मूल में निकल गए यानी लघु में, तो बचेंगे कितने? 7। ठीक है, तो 7 ये है और इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? 2 मात्राएं इनकी होती हैं। इसी वजह से इन्हें दीर्घ कहा जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ा। ठीक है, यानी जिसकी 2 मात्रा होती है। अब वो 7 जो है इस तरीके से है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। 4 ये हैं, 3 ये हैं, टोटल जो है ये 7 हो जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसमें भी अगर पूछ ले दीर्घ स्वर कौन से है, मूल दीर्घ स्वर, तो वो जो है ये 3 है, याद रखना 3 है ये, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। पूछ ले कि अगर संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो 4 है संयुक्त स्वर, वो ये है ए आए ओ आओ। ठीक है, इसके बाद अब तीसरा पॉइंट है संयुक्त स्वर। जो स्वर 2 वर्णों से मिल करके बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ए आए ओ आओ, ये 4 इनकी जो है संख्या दी हुई है। दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है आपको। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका जीआईसी का पेपर है तो जीआईसी मेंस करके प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी पे निखार ला सकते हैं। अब देखिए 4 हैं, 4 संयुक्त स्वर हैं। अब ये मिल करके किस किस तरीके से बने हैं ये, ठीक है, ये 4 हैं। देखिए, छोटा आ या फिर बड़ा आ हो प्लस छोटी हो या बड़ी हो, ये मिल करके, जैसे कि आ प्लस ई मिल जाए, या छोटा आ प्लस बड़ी ई मिल जाए, या बड़ा आ प्लस छोटी ई मिल जाए, या बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिल जाए, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसी तरीके से छोटा आ बड़ा आ प्लस ए हो या अय हो, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बन जाते हैं? अय बन जाएगा। ये संयुक्त है। संयुक्त मतलब जो 2 से ज्यादा वर्णों से मिल करके बनते हैं। इसी तरीके से छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए तो ओ हो जाता है। उसी तरीके से छोटा हो आ हो या बड़ा आ हो प्लस ओ हो या औ हो, ये मिल करके औ बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 4 के 4 क्या है? ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। याद रखना, संयुक्त स्वर। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि औ इस तरीके से, मान लीजिए है औ संयुक्त स्वर है या फिर नहीं, या फिर कौन सा संयुक्त स्वर है निम्न में से, या फिर औ वर्ण जो है यानी कि स्वर है किससे मिलकर के बना है। तो ये हमें ये वाला लिख देना है इस तरीके से। 4 तरीके से बनेगा ये, किस तरीके से जो है ये मिल करके बना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।